लेकिन जांच का विषय है ना ये, तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसको लेकर जाट समुदाय में भी आक्रोश है। साथ ही हमने देखा कि वहां जाट समुदाय के साथ गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र भी है, भीलवाड़ा का वो बेल्ट है, वहां के गुज्जरों में बड़े दिग्गज नेता भी हैं उस इलाके के, वो नेता भी उनके साथ आ रहे हैं। माहेश्वरी समाज है, वो नेता भी उनके साथ आ रहे हैं। सैनी समाज है, वो नेता भी उनके साथ आ रहे हैं। और ये राजस्थान के तमाम समाज के नेता यही कह रहे हैं कि ये एक जाट समाज का मामला नहीं है, ये मारवाड़ियों का मामला है, ये एक छात्र का मामला है, जिसे अनदेखा किया जा रहा है। तो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस बात से घबरा रहे हैं कि वहां जो विधायक का नाम आ रहा है, जिनका नाम जुड़ रहा है, जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी लंबे समय से दिग्गज नेता है, वहां के बाहुबली नेता माने जाते हैं और बीजेपी में कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो उनके खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं हो जाए। राजकुमार है, उसके दोस्त लोग हैं जो उदयपुर में वो पढ़ता था, तो वहां उन लोगों से भी मैंने बातचीत की कि भाई राजकुमार का व्यवहार कैसा था, वो आपके साथ किस तरीके से रहता था। भाई हो सकता है उनका व्यवहार थोड़ा ऐसा अजीबोगरीब हो कि ये घटना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यार वो 8th में टॉपर था, 10th में टॉपर था, चित्तौड़ियन जो सैनिक स्कूल है वहां टॉपर था, हर उसमें कॉलेज में हर बार वो टॉपर करता था, और वो तो पढ़ने वाला लड़का था। विधायक आवास पे जाते वक्त तो उनका वीडियो है, वो चेयर को खींच रहा है, उस समय तक का वीडियो है। उसके बाद क्या हुआ? भाई अगर आरोप लग रहे हैं और विधायक को ये लगता है कि भाई इसमें हम हमारा परिवार या हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वीडियो जारी कर देना चाहिए। उनका ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी विधानसभा के लोग भी तो उस पर आवाज वो देख रहे हैं कि यार विधायक जी कहीं ना कहीं इनका नाम तो नहीं है इसलिए नहीं जारी कर रहे। मीडिया ने बार बार ये बातें उठाई कि आप वीडियो क्यों जारी नहीं कर रहे। वीडियो सीसीटीवी 14 सेकंड का किया, 14 मिनट का किया, उनके लिए तो सही है, लेकिन नहीं कर रहे, ये एक संदेह का पॉइंट सबसे पहले बन रहा है। प्रशासन के लोगों को तो 4 तारीख को पता चल जाता है कि यहाँ से ये गुजरा है, और 4 तारीख को ही वहां अस्पताल में बॉडी मिलती है। तो फिर एसपी साहब को, या तो हो सकता है कि एसपी साहब के पास सूचना नहीं पहुंची होगी कि बॉडी तो मिली हुई है, जबकि लापता बॉडी मिलती है तो उसका वो आपके पोर्टल है गुजरात के मिसिंग पोर्टल, उस पर अपडेट करते हैं, वहां अपडेट नहीं हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट मुझे दिखाए गए अस्पताल के, वहां काट छाट है। तो ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसको दबा रहा है। और जो इस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, वो ऑडियो मैंने भी सुना। उस ऑडियो में आपने सुना है एसपी साहब क्या कह रहे हैं कि आप उनका विधायक जी का जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं उनको मत जोड़िए इस मामले से। अच्छा संदेश दिया एसपी साहब ने, लेकिन पिता कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा, मेरा बेटा मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका ट्रेस कर लिया गया है, जबकि बॉडी तो 4 तारीख को मिल गई। तो एसपी साहब 6 तारीख को कहां से ट्रेस कर लिया? तो उन्होंने बताया कि मैं 9 तारीख को वहां जाता हूं, तो मेरी बेटी जो उनकी बहन है राजकुमार की, उनकी वाइफ और उनके परिवार के लोगों को वहां बुलाया गया और जबरन साइन करवाए गए हैं। डेड बॉडी जबरन सौंपी गई है उनको। इसको वहां हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहां लड़ेंगे, और वहां से अगर कोई फैसला नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये उनके पिता ने हमें बताया। भाई 3 तारीख को वो निकला, 4 तारीख को तो बॉडी मिल ही जाती है। तो एक दिन में इतना सफर कैसे तय करता है? जबकि वो घर से जिस ड्रेस में निकला था, लोअर टी शर्ट जो पहन रखी थी उन्होंने, उसके बाद में उसकी 3 ड्रेसें चेंज हुई हैं और बॉडी मिलती है उसकी नग्नावस्था में। तो ये भी सवाल है कि एक आदमी 3 तरह के ड्रेस एक ही दिन में क्यों चेंज करेगा? आज तक के रिकॉर्ड में यह रहा कि हनुमान बेनीवाल ने जिस मुद्दे के ऊपर अपनी टिप्पणी की है या जिस मुद्दे को लेकर एक बार बोल दिया, तो वो बीच में नहीं छोड़ के जाते उस मामले को, वो अंतिम लड़ाई तक लड़ते हैं। तो इस मामले में अगर हनुमान बेनीवाल जुड़े हैं और विपक्ष के इतने लोग जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार मित्रों, જયરાજસિંહ જાડેજા ગોંડલ રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ થયું છે કે પછી ક્યાં કરવામાં આવી છે તે ચર્ચાઈ રહ્યું છે। જયરાજસિંહ જાડેજા વર્ષોથી ગોંડલમાં તેનું શાસન છે, તેનો દબદબો છે અને એક દિગ્ગજ નેતામાં સ્થાન પામે છે। આ પહેલા પણ તેમના પર અલગ અલગ કેસ થઈ ચૂક્યા છે, હત્યાને લઈને હોય, અલગ અલગ બાબતને લઈને હોય, તેમના પુત્ર સામે પણ કેસ થઈ ચૂક્યા છે। રાજકુમાર જાટ નામનો એક વ્યક્તિ, એક યુવાન કે જે મૂળ રાજસ્થાનનો છે, ગોંડલમાં રહેતો હતો। વાત એ છે કે તે જયરાજસિંહ જાડેજાના ઘરે જાય છે અને ત્યારબાદ તેને માર મારવામાં આવ્યો, તેના પિતાને પણ માર મારવામાં આવ્યો તેવો આક્ષેપ તેના પિતા કરે છે। રાજકુમાર જાટને તેના પિતા ત્યાંથી લઈને નીકળી જાય છે અને ત્યારબાદ તેના ઘરેથી એ ગુમ થાય છે, ઘરેથી નીકળી જાય છે। અલગ અલગ સીસીટીવી સામે આવે છે અને પછી તેની ડેથ બોડી મળે છે। થોડા દિવસ ચર્ચા ચાલે છે, અંતે ખબર પડે છે કે એક બસની સાથેની ટક્કરથી તેનું મોત થયું છે। એ બસને પણ સામે લાવવામાં આવે છે, બસ ડ્રાઈવર રમેશ મેરને પણ પકડવામાં આવે છે।
પરંતુ આજની તારીખે પણ આ મામલો રાજસ્થાનમાં સળગી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં ભલે આ મામલો ઠંડો પડ્યો હોય, તો આપણે રાજસ્થાનના જ પત્રકાર જે બોલ હિન્દુસ્તાन નામની યુટ્યુબ ચેનલ ચલાવે છે તેમની સાથે વાત કરવી છે કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે. આપકા સ્વાગત है अजय कुमार जी. नमस्कार। अजय कुमार जी, मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि अभी ये जो पूरा मामला है उसको वहां के लोग किस तरह देख रहे हैं, वहां अभी क्या चल रहा है? देखिए धार्मिक भाई, ये जो मामला 2 तारीख को यहाँ घटना घटी थी और 9 तारीख को जो डेड बॉडी मिली और उसके बाद में यहाँ भीलवाड़ा उनको 10 तारीख को लाया गया। इसके बाद में ये चर्चाओं का विषय बना कि कैसे घटना हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। और गुजरात की तमाम मीडिया ने, आप जैसे साथियों ने इस मामले को उठाया, तो राजस्थान के लोगों ने इस पे गौर किया। राजस्थान के पॉलिटिकल लोगों ने इस पे गौर किया, विपक्ष ने गौर किया, सामाजिक संगठनों ने गौर किया और साथ ही भीलवाड़ा के लोगों ने इस पे विशेष गौर किया। और उसको लेकर उन्होंने एसडीएम के पास बॉडी को लेकर गए थे कि इसका रीपोस्टमार्टम किया जाए। गुजरात के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है, तो भीलवाड़ा आए थे एसडीएम के पास और वहां उन्होंने ज्ञापन दिया कि इसकी रीपोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन टेक्निकल रूप से हम देखें तो दोबारा किसी स्टेट में ऐसा संभव नहीं है। एसडीएम साहब ने बात की, समझाइश भी की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा और फिर कुछ सहमतियों के चलते ये हुआ कि भाई बॉडी को इतने दिन हो गए हैं, पारिवारिक रूप से भी देखें जो वहां माहौल बना हुआ था, तो दाह संस्कार किया गया। इसके बाद लगातार यहाँ हर समुदाय में ये है कि यहाँ से राजस्थान से हजारों की तादाद में वो परिवार है जो गुजरात जैसे स्टेट में, साउथ इंडिया में व्यापार करते हैं, व्यापारिक लोग हैं यहाँ, और उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। और खासकर एक यूपीएससी का छात्र जो पढ़ाई करता है और जो ये सपना देखा था कि भाई वो कुछ इस कानून व्यवस्था का हिस्सा बनेगा और लोगों को न्याय दिलाएगा, उसके साथ ये घटना होती है। तो ये तो आम लोगों के साथ भी घटना हो सकती है। तो इसको लेकर काफी रोष उसके बाद में 10 तारीख के बाद में ये रोष देखने को मिला और उसको लेकर वो लगातार नेता लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। वहां के स्थानीय विधायक ने विधानसभा में मामला भी उठाया था इस मामले को लेकर, उसी दिन विधानसभा चल रही थी। अब कल विधानसभा दोबारा शुरू होगी, अब देखते हैं कि कौन विधायक यहाँ बोलता है, विपक्ष किस तरह से इस मामले को उठाता है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राजकुमार जाट है, राजकुमार चौधरी है, उनके पिताजी है वो जाट समुदाय से आते हैं, तो वहाँ पे उनकी कम्युनिटी है, तो अभी उनकी कम्युनिटी में क्या बात चल रही है? कम्युनिटी के कोई आगेवान ने बाहर आके कुछ बोला है या फिर कहा है कि हम गुजरात जाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, या फिर क्योंकि बात वो है कि अभी जो बस है वो भी सामने आ चुकी है, जो ड्राइवर था वो भी सामने आ चुका है, गुजरात की तरफ से मामला थोड़ा शांत हो चुका है। वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, उसके परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं? मैंने जब इनकी बॉडी भीलवाड़ा लाए तो उनके परिवार से मैं मिला था और उनकी बहन से, उनके पिता से मैं बातचीत कर रहा था कि क्या मामला था, हमें बताएं एक बार। तो उन्होंने बताया कि ये जो घटना हुई थी, मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद हमें अंदेशा है, हमें ये लगता है कि उस परिवार का कहीं ना कहीं, जिस विधायक के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जिस परिवार के ऊपर ये राजनीतिक रूप से आरोप लगा रहे हैं कि ये इस परिवार के ऊपर ये करवा सकते हैं ऐसी घटनाएं, और हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। कानूनी रूप से अपन देखें तो किसी भी घटना के ऊपर कोई भी फरियादी अगर जाता है पुलिस के पास तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है, वो महीनों सालों चलते रहते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा आरोप यही था कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि पता चला कि 9 तारीख को एक्सीडेंटल एफआईआर दर्ज होती है, वो करते हैं कि इनका एक्सीडेंट में हो गया। तो यही बात जब वो समाज के लोगों से अपील करते हैं, समाज के लोग वहां आते भी हैं 10 तारीख को एसडीएम ऑफिस के पास, वहां के पूर्व विधायक हैं वो आते हैं और राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं, सामाजिक लोग आते हैं, तो फिर उन लोगों का ये आक्रोश बढ़ता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई परिवार किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है और पुलिस प्रशासन एक एफआईआर दर्ज नहीं करी। भाई वो तो एक अलग विषय है कि जांच में क्या होगा, कौन आरोपी है, कैसे क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट ही हुआ हो, लेकिन जांच का विषय है ना ये, तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसको लेकर जाट समुदाय में भी आक्रोश है। साथ ही हमने देखा कि वहां जाट समुदाय के साथ गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र भी है, भीलवाड़ा का वो बेल्ट है, वहां के गुज्जरों में बड़े दिग्गज नेता भी हैं उस इलाके के, वो नेता भी उनके साथ आ रहे हैं। महेश्वरी समाज है वो नेता भी उनके साथ आ रहे हैं, सैनी समाज है वो नेता भी उनके साथ आ रहे हैं। और ये राजस्थान के तमाम समाज के नेता यही कह रहे हैं कि ये एक जाट समाज का मामला नहीं है, ये मारवाड़ियों का मामला है, ये एक छात्र का मामला है। तो इसे जातीय रंग वो नहीं, यहाँ नहीं दिया जा रहा है, सारे समाज इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। और जैसे मैंने कई समुदाय के लोगों से बातचीत की
ऑफ कैमरा बातचीत की, चैनल पे बात नहीं कर पाया, तो उन्होंने यही कहा कि जहां तक हमें लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे लड़ना पड़े या हमारे समाज के नेताओं को बोलना पड़े कि इसके खिलाफ आप बोलिए, संसद में बोलिए, विधानसभा में बोलिए, गुजरात सरकार से कोऑर्डिनेट कीजिए, उपराष्ट्रपति हैं जो जाट कम्युनिटी से आते हैं उनके पास जाइए, गुजरात के राज्यपाल महामहिम साहब है उनके पास जाइए आप। तो वो सारे प्रयास कर रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम वहां तक इस मामले को लेके जाएंगे। अभी फिलहाल 17 तारीख को कल वहां एक कॉल दिया गया है कि वहां प्रदर्शन किया जाएगा कलेक्ट्रेट के ऊपर इस मामले को लेकर, और उनकी एक ही मांग है कि सीबीआई जांच की जाए इस मामले की। जी अभी देखिए अजय भाई के जो मामला है ना, वो गुजरात की ओर से मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा शांत हो चुका है। अभी गुजरात में जयराज जाडेजा है, उसके परिवार है, उन्होंने किया ना किया वो उसके बाद की बात है। पहली बात तो ये कि उसके ऊपर दबाव तभी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो उससे बात करेंगे, वो उससे कहेंगे। पर वो भी बात तभी हो सकती है जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बने, उसके मुख्यमंत्री पर प्रेशर बने। आपको क्या लगता है कि अभी जो राजस्थान में ये केस को लेकर बातें चल रही है, तो वहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से है, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है या फिर कुछ ऐसा माहौल नहीं है? देखिए, सबसे पहले इस मामले को लेकर यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, जो नागौर से सांसद हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया था, और फिर मैंने उनसे बात भी की है, आज उनका इंटरव्यू भी किया था मैंने। तो उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में पटल पे ये मामला उठाया, लेकिन कुछ लोकसभा में विवाद चल रहा था, इस वजह से वो मामला उठ नहीं पाया। तो मैं दोबारा जब भी लोकसभा लगेगी तो इस मामले को उठाऊंगा। इसके साथ ही मैं कुछ नेताओं के नाम आपको बताता हूँ। जैसे हनुमान बेनीवाल है आरएलपी से सांसद है, अमराराम है सीपीआईएम से, सीकर से सांसद है, उमेदाराम बेनीवाल जी हैं जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मेरे को कहा, ऑफ कैमरा कहा कि वो मामला उठाएंगे। हरीश चौधरी हैं, विधायक हैं ये, विकास चौधरी हैं, अजमेर से विधायक हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं। श्रवण कुमार हैं जो 6 बार के एमएलए हैं सूरजगढ़ से, भगवान आराम सैनी है जो झुंझुनू से एमएलए हैं उदयपुरवाटी से, धीरज गुज्जर जो भीलवाड़ा में गुज्जर समुदाय में एक बड़ा नाम आता है, वो इस मामले को उठाया। गोपाल चंद मीणा है, उदयलाल बढ़ाना है, रतनलाल जाट है जो एक्स मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है कि वो भी कह रहे हैं कि हम हमारी सरकार से वार्ता करेंगे, केंद्र से हम प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्रालय तक इस बात को पहुंचाएंगे, और लेटर उन्होंने लिखा है। लादूराम पितलिया जो वहां के विधायक है, सहाड़ा विधानसभा का ये मामला है, और वहां से फिलहाल बीजेपी के ही एमएलए हैं। तो उन्होंने 10 तारीख को मामला उठाया भी था विधानसभा में कि हमारे जो प्रवासी हैं, जो राजस्थान के लोग हैं जो बाहर जाते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो राजस्थान में उनका रीपोस्टमार्टम किया जाए, ये मामला उन्होंने उठाया। और गोपाल राम शर्मा है और अशोक कुमार कोठियारी, ये तमाम 13-14 लोग हैं, नेता हैं जो जाट समाज से भी आते हैं और अदर समाज से भी आते हैं। इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, और इनमें से 2-3 लोग वो हैं जो बीजेपी सरकार में है, विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रेशर बनाएंगे सरकार पे, मुख्यमंत्री पे प्रेशर बनाएंगे हमारे पे, और उन्हें कहेंगे कि गुजरात से कोऑर्डिनेट करके पहले तो सबसे पहले इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद में आगे क्या प्रक्रिया बनती है, कौन सी टीम गठित होती है, या फिर मामला सीबीआई को जाता है या नहीं जाता, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल एफआईआर दर्ज हो, इसको लेकर हम करेंगे बातचीत। तो अब कल सदन शुरू होगा विधानसभा का, अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या मामला होता है, विपक्ष किस तरीके से इस मामले को उठाता है, और सरकार के लोग अपने मंत्री को, विधायक को या फिर मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, राजस्थान के भजनलाल जी इन मुद्दों को लेकर थोड़े संवेदनशील दिखते हैं। ऐसे जो भी मामले होते हैं तो वो त्वरित कार्रवाई करने वाले माने जाते हैं। अब देखना होगा गुजरात सरकार से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। जी, मुझे ये जानना है कि देखिए वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो अभी ये मुद्दे पर अपने प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आखिरकार तो जयराज सिंह जाडेजा और उनका जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ है। तो पार्टी के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये जो राजकुमार है उसके परिवार के बारे में, उसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, नेताओं का तो अपन बात करें तो नेताओं का काम होता है कि वो दोनों तरफ से खेलते हैं। वो पार्टी से भी वही संबंध रखना चाहते हैं और जनता से भी वही संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगा नहीं कि बीजेपी इस मामले को लेकर ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि मामला काफी दिनों का हो गया है। 2 तारीख की, 3 तारीख की घटना है और आज 15-16 तारीख हो गई है। होने को तो एक एफआईआर तो करवा ही सकते थे, इतना दबाव तो बना ही सकते थे,
और ऐसा है नहीं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला नहीं है, यहाँ के नेताओं के संज्ञान में ये मामला नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। तो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस बात से घबरा रहे हैं कि वहां जो विधायक का नाम आ रहा है, जिनका नाम जुड़ रहा है, जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी लंबे समय से दिग्गज नेता है, वहां के बाहुबली नेता माने जाते हैं और बीजेपी में कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो उनके खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं हो जाए, तो ये चीजें सोच रहे हैं। अब लग ये रहा है कि इससे यहाँ राजस्थान में बीजेपी को नुकसान होगा इस मामले को, अगर ये उठता है, जाट कम्युनिटी नाराज होगी, क्योंकि जाट कम्युनिटी के काफी लोग हैं यहाँ पे, राजनीतिक रूप से भी और वैसे सामाजिक रूप से भी देखें तो मजबूत कम्युनिटी में आती है, मासिल कौम आती है। तो यहाँ बीजेपी को इससे कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो कोई ऐसे इलेक्शन है नहीं, पंचायती राज के चुनाव आएंगे, तो इनमें उनको नुकसान हो सकता है या नहीं, तो ये सारा आकलन किया जा रहा है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद में बीजेपी कोई एक्शन ले, फिलहाल तो कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है, और ना कोई विधायक इन मंत्री खुले में जो प्रेस से बात करता हुआ या ऐसा नजर नहीं आ रहा है, एक दो को छोड़ जी। तो ये बात तय है कि अभी वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो पार्टी के बारे में सोच रहे हैं और खुल के नहीं बोल रहे। एक बात ये है कि देखिए, पहले दिन से ये बात साबित करने की कोशिश हो रही है कि राजकुमार जाट है वो मानसिक रूप से अस्थिर है। हमारे पास ऑडियो भी आए, वो एसपी हो और राजकुमार जाट के पिता हो, उसके बीच बातचीत का ऑडियो हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की गई। और दूसरी बात यह है कि जब राजकुमार जाट के पिता और राजकुमार दोनों जा रहे थे तो वो जयराज सिंह के घर के पास पहुंचे, वहां उन्होंने अपनी बाइक धीमी की और उसके बाद उनके पिता वहां से उतर गए। फिर जयराज सिंह के वहां के जो उनके लोग थे उन्होंने उसको अंदर बुलाया, फिर मारपीट की, ऐसा आरोप है। पर कोई बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि अगर कोई रास्ते से जा रहा हो तो उसको अंदर कैसे बुलाए, अगर अंदर बुलाए तो बातचीत को कि मार क्यों मारा, ये सब क्वेश्चन हो रहे। पर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है कि वो वाकई में मानसिक तौर पे थोड़ा अस्थिर था? देखिए, ये बिल्कुल मीडिया में ये बातें आ रही हैं और हम लोग इस पे सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है, किसी के घर के पास जा रहे हैं तो विधायक कैसा भी हो कैसे मार सकता है। आमतौर पर ये चर्चा का विषय बना भी हुआ है, सबसे पहले यही लोग पूछते हैं अगर किसी से इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है कि भाई कोई भी बाहर जाए। लेकिन फिर मैंने उन जो राजकुमार है उसके दोस्त लोग हैं जो उदयपुर में वो पढ़ता था, तो वहां उन लोगों से भी मैंने बातचीत की कि भाई राजकुमार का व्यवहार कैसा था, वो आपके साथ किस तरीके से रहता था। भाई हो सकता है उनका व्यवहार थोड़ा ऐसा अजीबोगरीब हो कि ये घटना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यार वो 8th में टॉपर था, 10th में टॉपर था, चित्तौड़ियन जो सैनिक स्कूल है वहां टॉपर था, हर उसमें कॉलेज में हर बार वो टॉपर करता था, और वो तो पढ़ने वाला लड़का था, तो ऐसा तो था ही नहीं। लेकिन जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो एक 14 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो आ रहा है, उसमें वो लेके जा रहा है, बाइक तेज चला रहा है, फिर ब्रेकर पे उसके पिता उतर जाते हैं, फिर वो बाइक को घुमा के लाता है। तो हो सकता है कि विधायक की आवाज से किसी ने बोला हो कि भाई इधर आओ, क्या मामला है, कुछ उनकी नोकझोंक हुई होगी पिता पुत्र की। लेकिन संदेह यहाँ उत्पन्न होता है कि विधायक आवास पे जाते वक्त तो उनका वीडियो है, वो चेयर को खींच रहा है, उस समय तक का वीडियो है, उसके बाद क्या हुआ। भाई अगर आरोप लग रहे हैं और विधायक को ये लगता है कि भाई इसमें हमारा परिवार या हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वीडियो जारी कर देना चाहिए, उनका ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी विधानसभा के लोग भी तो उस पर आवाज वो देख रहे हैं कि यार विधायक जी कहीं ना कहीं इनका नाम तो नहीं है इसलिए नहीं जारी कर रहे। मीडिया ने बार बार ये बातें उठाई कि आप वीडियो क्यों जारी नहीं कर रहे, वीडियो सीसीटीवी 14 सेकंड का किया, 14 मिनट का किया, उनके लिए तो सही है, लेकिन नहीं कर रहे, ये एक संदेह का पॉइंट सबसे पहले बन रहा है। फिर यहाँ कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं कि कैसे अपन ये संदेह लगा सकते हैं और कैसे परिवार इन पे आरोप लगा रहा है इस बात को लेकर। 2 तारीख को ये घटना हुई है मारपीट की, 3 तारीख को पिता है वो फरियाद लेके जाता है थाने में कि बेटा नहीं है मकान पर, वो खो गया है, उसको किसी ने उठा लिया है, वो लापता है, क्या है परिवार को नहीं पता, पिता को नहीं पता। 3 तारीख को नहीं एफआईआर दर्ज होती है, मामला दर्ज नहीं होता, 4 तारीख को नहीं होता, ये उनके पिता मेरे को बताते हैं कि 4, फिर 5 तारीख को बोलते हैं कि मैं एसपी साहब के पास जाता हूँ। तब एसपी साहब कहते हैं कि देखो रतनलाल, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, 4-5 टीम हमने बना दी हैं और उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 तारीख को मामला दर्ज होता है, जबकि 4 तारीख को एक टोल का जो फुटेज आया है वहां पुलिस वाले वो फुटेज देखते हैं, यानी कि प्रशासन के लोगों को तो 4 तारीख को पता चल जाता है कि यहाँ से ये गुजरा है, और 4 तारीख को ही
वहां अस्पताल में बॉडी मिलती है, तो फिर एसपी साहब को, या तो हो सकता है कि एसपी साहब के पास सूचना नहीं पहुंची होगी कि बॉडी तो मिली हुई है, जबकि लापता बॉडी मिलती है तो उसका वो आपके पोर्टल है गुजरात के मिसिंग पोर्टल, उस पर अपडेट करते हैं, वहां अपडेट नहीं हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट मुझे दिखाए गए अस्पताल के, वहां काट छाट है, तो ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसको दबा रहा है। और जो इस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, वो ऑडियो मैंने भी सुना। उस ऑडियो में आपने सुना है एसपी साहब क्या कह रहे हैं कि आप उनका विधायक जी का जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं उनको मत जोड़िए इस मामले से। तो चाहते हैं कि इससे दूरी हो, केस डाइवर्ट हो जाएगा वरना। और आपके बेटे के साथ गलत संगत में है, वो मंदिर में जो करता है वो हमें पता है, तो आप इसे संभालिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा संदेश दिया एसपी साहब ने। लेकिन पिता कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा, मेरा बेटा मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका ट्रेस कर लिया गया है, जबकि बॉडी तो 4 तारीख को मिल गई, तो एसपी साहब 6 तारीख को कहां से ट्रेस कर लिया, ये सवाल बनता है। और फिर 9 तारीख को वो जब हाईकोर्ट जाते हैं, उस समय रात को मेरी उनके पिता से बातचीत हुई कि भाई आगे आप क्या कर रहे हैं, जो 17 तारीख को प्रदर्शन है इसको लेकर कानूनी रूप से आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं 9 तारीख को वहां जाता हूं, तो मेरी बेटी, जो उनकी बहन है राजकुमार की, उनकी वाइफ और उनके परिवार के लोगों को वहां बुलाया गया और जबरन साइन करवाए गए हैं, डेड बॉडी जबरन सौंपी गई है उनको। मेरा तो कोई इन्वॉल्व नहीं था, मेरे से तो पूछा ही नहीं गया, और वहां से इस मामले को ठंडा करने के लिए कार्रवाई की गई है। तो हम कानूनी रूप से भी इसको वहां हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहां लड़ेंगे, और वहां से अगर कोई फैसला नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये उनके पिता ने हमें बताया। जी। कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि कोई एक बंदा इतना कैसे चल सकता है। देखिए आप, वो जयराज सिंह के घर पे गया, वहां से निकल गया, चलो वहां से निकल गया तो उनका तो काम खत्म हो गया, वो चलो एक बात सोच लेते कि वो इस प्रकरण में से निकल भी गई। पर वो बंदा इतना कैसे चल सकता है? वो 50 किलोमीटर दूर उसकी डेथ बॉडी मिलती है, तो आमतौर पर 25-30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तो बहुत हो चुका। और वो भी ऐसा तो राजकुमार की बॉडी भी नहीं है, और ऐसा तो वो रोजिंदा ऐसा कोई काम भी नहीं करता था कि जिसके वजह से वो इतना चल सके। पर 50 किलोमीटर बता रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस डिस्टेंस को लेकर? ये भी एक ये पॉइंट सामने आया कि इतना लंबा एक व्यक्ति एक दिन में कैसे जा सकता है। भाई 3 तारीख को वो निकला, 4 तारीख को तो बॉडी मिल ही जाती है, तो एक दिन में इतना सफर कैसे तय करता है। जबकि वो घर से जिस ड्रेस में निकला था, लोअर टी शर्ट जो पहन रखी थी उन्होंने, उसके बाद में उसकी 3 ड्रेसें चेंज हुई हैं और बॉडी मिलती है उसकी नग्नावस्था में। तो ये भी सवाल है कि एक आदमी 3 तरह के ड्रेस एक ही दिन में क्यों चेंज करेगा। और ऐसे तो है नहीं कि वो मेंटली रूप से इतना वो था पहले से कि वो ऐसी घटनाएं करता रहता था, ऐसा भी नहीं है। वो तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी करने वाले अपन समझ सकते हैं कि मेच्योर तो होंगे कम से कम, तो इतना संभव नहीं है। तो ये भी एक संदेह का लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्लांटेड तरीके से हो सकता है। लेकिन ये जांच का विषय है कि वो कहाँ कहाँ गया है, वहां तक कैसे पहुंचा। अब मैं सुन रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी एसओजी की टीम, और उन्होंने एक बस ड्राइवर है, वो जो कौन सी कंपनी है उनकी, ट्रेवल्स है कोई निजी ट्रेवल्स, उसका व्यक्ति को पकड़ा गया है। अब देखिए, अब 4 तारीख को जब घटना होती है, बस के नुकसान हुआ है, वो दिखा रहे हैं कि बस से टकराया है, लेकिन अभी तक कल उसको पता चलता है, वो कल एक्सेप्ट करता है कि मेरी बस से हुआ। अब सोचिए कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो पता नहीं चलता कि भाई एक्सीडेंट किससे हुआ है, कौन इसका है। सीसीटीवी कैमरे आजकल तो हर जगह लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं तो आ जाते हैं। इतना लंबा समय क्यों लगा, इस समय भी एक सवाल खड़ा करता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा करता है कि हो सकता है वो विधायक पे आरोप लगा रहे हो उस घटना को लेकर कि 2 तारीख की घटना हुई है, इस वजह से वो आरोप लगा रहे हो। लेकिन एफआईआर दर्ज करके एक जांच की जा सकती है, कमेटी बनाई जा सकती है, एक टीम बनाई जा सकती है कि भैया आप पे जो आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। विधायक जी का मेरे हिसाब से, अब आपके पास सूचना है तो आप बताएं कि वहां से कोई उनका रिस्पॉन्स आया इस मामले को लेकर। क्या कह रहे हो आप? विधायक परिवार का जिस पे आरोप लगा रहे हैं, उनके कहीं किसी का इस मामले को लेकर कोई अपडेट आया कि वो मीडिया के सामने कुछ बयान दिया या अपनी सफाई पेश की? नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा अभी कुछ सामने नहीं आया। वो तो पुलिस के जरिए बात हो रही है। बात आगे तो की आप बात बताएं, तो अब धार्मिक आप बताएं अब कि ऐसे मामले में, इतना बड़ा मामला हो गया, 2 स्टेट का मामला है, यहाँ से मारवाड़ियों का मामला है, वहां गुजरात का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, और एक विधायक जो जनप्रतिनिधि है उनकी वाइफ,
उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस मामले पे अपना स्पष्टीकरण दे कि भाई मुझ पे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, हो सकता है विपक्ष ये चीजें करवा रहा हो सकता है वो पारिवारिक दबाव बना रहा हो विपक्ष उस पे, तो ये आरोप सरासर गलत है, कुछ तो अपडेट देना चाहिए। उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया, तो ये संदेह पैदा नहीं करता क्या? जी। इसके पहले भी क्या है कि जो जयराज सिंह जाडेजा की बात हो रही है, उसके बेटे के पर इसके पहले भी बड़ा केस हो चुका है, तब भी वो कुछ नहीं बोले थे शुरुआत में, थोड़ा मामला शांत हुआ। उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार परिषद की थी और सारे मामले के बारे में बताया था। मुझे लग रहा है इस मामले में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा और मामला शांत हो, फिर वो सारी बात बता सकते हैं, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन कुछ नया आ रहा है। अभी बात ये है कि अ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बात की राजकुमार झा के पिता के साथ, तो ऐसा कुछ मिला है आपको बात में? क्योंकि क्या है कि वो तो बाहर रहते थे, तो जयराज सिंह जाडेजा के परिवार के बीच और ये जो राजकुमार जाट है तो उनके बीच कोई पहले कोई बात हुई हो कि रिश्ता कैसा था उन दोनों में? या फिर एक दूसरे को जानते नहीं थे? ये सवाल मैंने किया था उनसे कि भई आपका जैसे वीडियो में लग रहा है कि आप उतर गए थे बीच में से, तो क्या बात हुई थी? तो वो बोले थे कि हम किसी मंदिर की तरफ जा रहे थे या आ रहे थे, तो बेटा बाइक चला रहा था और वो तेज चला रहा था। तो मेरे को डर लगा और मैं वहां उतर गया और मैंने कहा कि मैं चलाऊंगा, और वो जिद करने लगा कि मैं चलाऊंगा। हमारी इसी बात को लेकर नोक-झोंक हुई थी। फिर मैंने उसको कहा, ये जो प्रकरण हो गया, वो विधायक आवास पे गए, वो सारे एपिसोड हुआ। फिर मैंने उसको मकान घर ले जाने की कोशिश की, तो उसने कहा कि मकान पे जाएंगे, तो मकान पे उसको छोड़ दिया। एक रूम दिला रखा था, तो मैंने पूछा कि भाई आपने उसको अलग मकान क्यों दिलाया है? आप भी रहते हैं वहां पे, आप परिवार के साथ रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो व्यापार करता हूँ उसमें आवाजें आती हैं, डिस्टर्बेंस होता है, तो उसने कहा कि पिताजी मुझे अलग से रूम दिला दो। तो इसलिए उन्होंने अलग सेपरेट उनको रूम दिला रखा था, और व्यवहारिक रूप से वो इकलौते हैं बेटे, और 2 उनकी बेटियां हैं। तो बोले पहले हमारी ऐसी कोई मामला हुआ नहीं है। और जो एसपी साहब ने बताया कि वो गलत संगत में है, या फिर जो मंदिरों में वो क्या होता है उस हिसाब से, तो मैंने कहा कि भाई एसपी साहब आपको डराने की कोशिश कर रहे थे? तो उन्होंने नहीं कहा, डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो समझा रहे थे कि भाई आपका बेटा अगर ऐसी संगत में है तो आप उस पर नजर रखिए। लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि पहले से कभी ऐसा हुआ हो। उन्होंने ये कहा मेरे कि मेरा रिश्ता ठीक था उसके साथ, यही उन्होंने बताया। यानी राजकुमार जाट और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनकी जयराज सिंह के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी इसके पहले, और ये ऐसा नहीं कुछ बना भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो ऐसा ही बताया कि हमारा कोई व्यक्तिगत रूप से संबंध नहीं था, और कोई ऐसी जानकारी हमारी नहीं है, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ है, हमारा कोई नहीं है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछ लेता हूँ कि आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे क्या देख रहे हो कि आगे ये मामला कहाँ तक जा सकता है? राजस्थान में क्या स्थिति निर्माण हो सकती है? देखिए धार्मिक भाई, यहाँ राजस्थान में जो नेता अभी बोल रहे हैं इस मामले में, और खासकर जो विपक्ष अगर इसको उठाए, क्योंकि राजस्थान में भी विपक्ष मजबूत स्थिति में है फिलहाल, और हनुमान बेनीवाल जिस मुद्दे को अभी उन वो ही इस मामले को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सदन शुरू होते ही मैं इस मामले को दोबारा उठाऊंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि इसकी सीबीआई जांच हो और एफआईआर हो। आज तक के रिकॉर्ड में ये रहा कि हनुमान बेनीवाल ने जिस मुद्दे के ऊपर अपनी टिप्पणी की है, या जिस मुद्दे को लेकर एक बार बोल दिया, तो वो बीच में नहीं छोड़ के जाते उस मामले को, वो अंतिम लड़ाई तक लड़ते हैं। तो इस मामले में अगर हनुमान बेनीवाल जुड़े हैं और विपक्ष के इतने लोग जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में, और जिसका सामना गुजरात को करना पड़ेगा और राजस्थान की सरकार को भी करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, लगता है ऐसा। अब भविष्य के गर्द में है कि ये नेता कहाँ तक बोलते हैं, क्या होता है। अब 17 तारीख को कल प्रदर्शन है, उसके बाद में पता चलेगा कि आगे की क्या रणनीति होगी, कि जयपुर की तरफ से रणनीति होगी या फिर कैसे क्या होता है। 17 तारीख को भीलवाड़ा में इनका प्रदर्शन है। जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की, और आपकी चैनल लगातार इसके बारे में बता रही है। आपका शुक्रिया, धन्यवाद।